जी, सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? हरिओम। जी दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी एकदम क्लियर आ रही है। जी जी जी। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल की कक्षा में आप लोगों ने काव्य के भेदों को पढ़ा। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के भेदों को समझा एवं काव्य के उत्तम काव्य के लक्षण को भी जाना। तो उत्तम काव्य का आचार्य मम्मट लक्षण करते हैं, इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्ये वाचा धुनिर्वदहि कथिता। एक बार इसको फिर से लेते हैं। इदम इति काव्यम, तो उत्तमम काव्यम। उत्तम काव्य कहाँ होता है? वाच्यात अतिशायिने व्यंग्ये। आपको मैंने बताया कि तीन प्रकार के अर्थ होते हैं और तीन ही प्रकार के शब्द होते हैं। वाचक शब्द होता है, दूसरा होता है लाक्षणिक, तीसरा होता है व्यंजक। तो जो वाचक शब्द का अर्थ होता है वो वाच्यार्थ होता है और लाक्षणिक शब्द का जो अर्थ होता है वो लक्ष्यार्थ होता है और व्यंजक शब्द का जो अर्थ होता है वह व्यंग्यार्थ होता है। आचार्य मम्मट कहते हैं कि वाच्यार्थ, जो वाचक शब्द का जो अर्थ होता है वाच्यार्थ, जहां पर वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ जो अति चमत्कारकारी हो जाए, अत्यंत चमत्कृति को उत्पन्न करने वाला हो। सरल भाषा में आपको बताएं कि जिसको सुनकर के सहृदयों के हृदय में एक विलक्षण आनंद की अनुभूति उत्पन्न हो जाए, जिसको जिस अर्थ को सुनने की बार बार उनकी इच्छा हो, तो वो अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है। यहाँ पर वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ अत्यंत चमत्कारकारी हो तो वहां पर उत्तम काव्य, इदम उत्तम। और इसी को बुधई कथिता, और इसी को विद्वानों ने ध्वनि कहा है। बुधई इति वैयाकरण है, वैयाकरणों ने, पतंजलि प्रभृति इत्यादि वैयाकरणों ने ध्वनि नाम दिया है। वो भी ध्वनि किसको कहते हैं इसको भी आपको स्पष्ट करा दें। प्रधान भूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनि इति व्यवहार करता है। उन्होंने शब्द को, कौन से शब्द को व्यवहार किया है? ध्वनि। तो जो हम लोग जैसे बोलते हैं, किसी ने कमल शब्द का उच्चारण किया, कमल में का म ल ये तीन वर्ण हैं, तो इन वर्णों को आपने सुना तो वर्ण तो जो है आशु विनाशी हैं, वर्ण उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। तो ये वर्ण है, तो ये वर्ण किसको
उत्पन्न करते हैं, किसके व्यंजक हैं? तो ये वर्ण है कमल, तो ये कमल रूप शब्द के व्यंजक हैं वैयाकरणों के मत में। तो वैयाकरण जो है वो कमल रूप जो नित्य शब्द है वही स्फोट रूप है, उसी को वो स्फोट कहते हैं। उनके मत में जो वर्ण हैं, वर्ण उनके मत में अनित्य होते हैं, आशु विनाशी होते हैं, शीघ्र नष्ट होने वाले होते हैं। तो जो उनका नित्य स्फोट रूप जो शब्द है उसका ध्वनि रूप से व्यवहार किया है वैयाकरणों ने। तो वो जो स्फोट है वो स्फोट अर्थ का व्यंजक होता है, वो स्फोट हमें अर्थ का ज्ञान कराता है। अर्थ का ज्ञान हमें वर्ण काखा इत्यादि ये वर्ण का ये हमें अर्थ का ज्ञान नहीं कराते हैं। हमें अर्थ का ज्ञान जो कराता है, जो वर्ण होते हैं वो तो व्यंजक होते हैं स्फोट के, जो नित्य स्फोट है ब्रह्म स्वरूप है, उसी को भारतीय ने कहा है अनादि निधन। वो अनादि निधन ब्रह्म है, उसका ना आदि है ना अंत है, तो वो नित्य है। वो वह शब्द स्फोट स्वरूप है। वो जो स्फुट स्वरूप शब्द है वो हमें कैसे ज्ञात होता है? वो वर्णों के द्वारा होता है। जब हम जैसे घट शब्द का उच्चारण करते हैं तो इसमें घा उट्टा ये वर्ण उच्चारित होते हैं। ये वर्ण नित्य शब्द के व्यंजक हैं, नित्य शब्द के व्यंजक होते हैं। तो जब हम नित्य शब्द तक पहुंचते हैं तो नित्य शब्द हमें फिर अर्थ का ज्ञान कराता है। ऐसा वैयाकरणों का मत है। उसी प्रकार तो इनके मत में यही है कि जो वर्ण है तो वो वर्ण ये सब हैं वो विनाशशील हैं, नष्ट होने वाले होते हैं। वो केवल वर्ण नित्य जो शब्द है उसके व्यंजक होते हैं, और उसी सब वैयाकरणों ने ध्वनि कहा। प्रधान भूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजक शब्द से, जो प्रधान भूत जो स्फोट जो नित्य स्फोट है वैयाकरणों का, तो उसके जो व्यंजक हैं तो उसके व्यंजक शब्द को ध्वनि व्यवहार किया है। और उन्हीं का अनुसरण करने वाले अन्य लोग जो भी हैं, आलंकारिक आनंदवर्धनाचार्य, मम्मटाचार्य इत्यादि लोगों ने निगभावित वाच्य व्यंग्य व्यंजक समस्य ऐसे शब्द का जो ऐसा शब्दार्थ युगल कि जो शब्दार्थ युगल वाच्य अर्थ है, वाच्य अर्थ को अप्रधान कर देता है, अप्रधान बना देता है, गौण बना देता है, ऐसे शब्दार्थ युगल को ध्वनि शब्द से व्यवहार किया है जो व्यंजन व्यापार में सक्षम हो। उत्तम काव्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। निःशेषच्युत चंदनम स्तन तटम निर्मिष्ट रागोधरो नेत्रे दूर मनंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनु मिथ्यावादे भूति बांधव जनस्य ज्ञात वीरागमे वापिं स्नातु मितो गतासि न पुनस्तस्यांतिकम्। ये जो पद्य है, इस पद्य का अर्थ हमें तब समझ में आएगा इसका जब हम कुछ बैकग्राउंड समझ लेंगे। इसका बैकग्राउंड है कि एक नायिका है और एक नायक है। जो नायिका है, नायक उस प्रेमी है, नायिका उसको बहुत प्यार करती है, और इसी में एक नायिका की सखी है, उसकी सहेली है। तो नायिका अपनी सहेली को, अपनी सखी को एक बार
दूती बना करके अपनी सखी से कहती है, सखी तू मेरे संदेश को ले जा, और जो मैं जिसे प्यार कर, मेरा जो प्रेमी है, मेरा जो प्रियतम है, उसके पास जाकर के मेरा संदेश दे दे, और उससे कह देना मेरे पास उसको बुला करके लाओ। तो नायिका की सखी दूती उसके संदेश को लेकर के जाती है, और लौट करके आई, और लौट करके आकर के कहती है कि मैंने तो उससे खूब कहा, बहुत कहा, लेकिन फिर भी वो नहीं आई। अब जो दूती लौट, दूती की स्थिति को देख करके और उसको पहचान जाती है, उसकी सारी हरकत पहचान जाती है। अब उस नायिका जो है वो दूती से कहती है, हे दूती, हे मिथ्यावादिनी दूती, बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ागमे, ये संबोधन है। तो कहते हैं नायिका, हे मिथ्यावादिनी, अरे तू झूठ के, बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ागमे, तू मेरे जैसे बंधु की, सुरहित जन की पीड़ा को नहीं पहचान सकती है, इसलिए बोल रहे, तू यहाँ गतासी, यहाँ से जो गई थी वापी में, बावड़ी में स्नान के लिए गई थी, न पुनस्तस्य अधर्मस्य अंतिकम गतासी, हमके पास तो यहाँ से बावड़ी में स्नान करने के लिए गई थी, उस के पास थोड़ी न गई थी, क्योंकि जो शरीर की स्थिति है वो बता रही है, वो कारण दे रही है कि यस्मात् कारणात्। कोई बोल रहा है क्या? हरिओम, आप लोग कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा अच्छा, जी जी, ठीक है ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? जी गुरुजी आ रही है। जी जी गुरुजी कट कट के आ रही है। तो आप लोग क्या? कट कट लगातार नहीं आ पा रही है। ये सभी को कट के आ रही है? अच्छा, ये किसी को ही कट के आ रही है? अच्छा जी, आ रही है, आपकी आवाज कट रही है, आपकी नेटवर्क इशू है। थोड़ा थोड़ा कट रही है। सबको जा रही कट कट के? जी जी गुरुजी। आ रही है कैसे ही? हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे क्या? हाँ जी गुरुजी आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए, तो जब उसने अपनी सहेली को दूती बना करके भेजा, अपना संदेश कि मैं जिसे प्यार करती हूँ उसके पास जा और उसको बुला करके ला, तो उसकी जो सहेली थी, उसकी सहेली जाती है और लौट करके आकर के अपनी सहेली से कहती है, नायिका कहती है कि तेरा प्रेमी नहीं आया है, मैंने उससे बहुत कहा लेकिन फिर भी वो नहीं आया। उसने जब ऐसा बोला तो उसकी ऐसी शरीर की स्थिति को देख करके नायिका पहचान जाती है कि ये मैं जिसे प्यार करती हूं, ये उसके साथ में रमण करके आई है, उससे मिलकर के आई है। तो जब उसको ये पहचान लेती है तो कहती है, अरे बैंक में कहती है
तेरी सखी, अरे झूठ बोल रही है कि तुम उसके पास गई थी, तुम उसके पास नहीं गई थी। हे मिथ्यावादिनी दूती, बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ागमी, तूने मेरे जैसे बांधव जन की पीड़ा को नहीं समझा है, तू झूठ बोल रही है। इतः बावड़ी स्नातुम गतासी, तो यहां से तो बावड़ी में स्नान करने के लिए गई थी। न पुनस्तस्य अधमस्य अंतिकम, तू उस अधम के पास थोड़ी न गई थी। और जिससे कारण दे रही है, अस्मात् कारणात्, ये कारण बता रही है कि तेरे कारण बता रहे हैं कि तू उस अधम के पास नहीं गई थी, तू तो बावड़ी में स्नान करने के लिए गई थी। निःशेषच्युत चंदनम स्तन तटम, जो तेरा स्तन तट है, स्तन का प्रांत भाग है, वो चंदन से बिल्कुल निःशेष च्युत हो गया है। तेरे जो स्तनों में चंदन लगा हुआ था वो सारा चंदन छूट गया है, इसलिए तू उसके पास थोड़ी न गई थी, तू तो स्नान करने के लिए गई थी। जब व्यक्ति स्नान करता है तो स्नान करने से भी शरीर में जो कुछ लगा रहता है तो वो सब छूट जाता है। तो वो कह रही है तू स्नान करने के लिए गई थी, तेरे शरीर में जो स्तर में चंदन लगा हुआ था वो सब अंगराग छूट गया। दूसरा कारण हेतु दे रही है, निर्मिष्ट रागोधरा और निःशेषेण मृष्टा रागो, तो जो बिल्कुल शेष नहीं बचा हुआ है, जो अधर का राग है, जो अधर में जो राग लगाती हैं महिलाएं, जिसको कहते हैं लिपस्टिक, तो वो भी बिल्कुल निःशेषेण, बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, संपूर्ण नष्ट हो गया है, संपूर्ण छूट गया है। जब कोई स्नान करता है ना, तो स्नान करके तो हाथ पूरे शरीर, हाथ से शरीर को मलता है, इसलिए वो सब छूट जाता है। तो तू स्नान करने के लिए गई थी, स्नान किया तूने बावड़ी में, और तेरे जो अधरों में जो राग लगा हुआ था वो भी छूट गया है स्नान करने से, तू उसके पास थोड़ी न गई थी। नेत्रे दूरम अनंजने, और ये तेरे जो नेत्र हैं वो कज्जल रहित हो गए। जब कोई स्नान करता है तो पूरे शरीर को मलता है, आंखों को भी मलता है, मुंह को सबको मलता है, तो आंखों को भी मला, तो अंजन भी छूट गया, कज्जल भी छूट गया। इसलिए यम तब तनु पुलकिता संजाता, तू स्नान करके आई है इसलिए तेरे शरीर में, तेरा शरीर पुलकित हो गया है, ऐसा उस नायिका ने अपनी सहेली दूती को कहा। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे जो अलंकारिक हैं, यहां पे रसानुभूति मानते हैं, श्रृंगार रस की अनुभूति हो रही है। यहाँ पे अलंकार, जो यहाँ पे जो वाच्यार्थ है, अभी तो मैंने आपको बताया वाच्यार्थ है, अब इसका व्यंग्यार्थ क्या है? इसका व्यंग्यार्थ निकल रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति को जो उसने बताया है ना, तो वो व्यंग में कह रही है। जैसे आपको सरल भाषा में बताऊं, आपने कोई आपका व्यवहारी है, कोई आपका प्रेमी है, वो कहीं बाजार में जा रहा है और आपने कहा उससे कि भैया मेरी ये मेरी वस्तु लेते आना, आप बाजार जा रहे हैं तो, और लौट करके आए, वो कहे भैया मैं बाजार गया ही नहीं, वो आपसे झूठ मूठ बोल दे, तो आप उसके जब देखेंगे, आप उसके थैले की तरफ देखेंगे, तो उसके थैले में आप देखेंगे कि ये तो बाजार से आ रहा है, थैला भरा हुआ है, आपकी सामग्री कुछ दिख जाएगी, तो आप कहेंगे भैया आप, ये तो आपका थैला ही बता रहा है कि आप बाजार नहीं गए थे, ये तो आपके थैले से ही प्रतीत हो रहा है। तो आपने बात क्या कही, तो आपका जो व्यंग्यार्थ है
कि आपके थैले थैले ही बता रहा है कि आप बाजार नहीं गए थे। इसमें व्यंग्यार्थ निकल रहा है कि आप बाजार जरूर गए थे, आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। तो वही जो नायिका है, नायिका कह रही है कि तुम कहिए कि मैं अच्छा जी, आवाज चली गई आप? आपकी आवाज चली गई। आप लोग अपने को म्यूट करिए। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हरिओम। जी महोदय, जी महोदय, आ रही है। जी 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 जी। तो वो दूती झूठ बोलती है तो उसका झूठ पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे जो है विपरीत लक्षणा के द्वारा जो बाद हो जाता है मुख्यार्थ का, तो लक्षणा हो जाती है। अब इसको आपको जब लक्षणा आप द्वितीय उल्लास पढ़ेंगे तब आपको विपरीत लक्षणा इत्यादि ये सब क्लियर होगा। तो अभी आप समझिए कि यहाँ पे जो है मुख्यार्थ जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे जो मुख्यार्थ है वो पता लग रहा है, मुख्यार्थ का बाद हो रहा है। वो किस तरह से हो रहा है कि कोई, आपको मैं बताऊं कि कोई भी महिला होगी, कोई भी स्त्री होगी, वो अपने पति को कभी अधम नहीं कह सकती है। यहाँ पे जो अधम पद आया, अधम पद ये है, यहाँ पे मुख्यार्थ का बाद हो जाता है। जो अधम पद है, कोई भी स्त्री होगी अपने पति को कभी अधम नहीं कह सकती। तो जो अधम होता है, अधम कितने प्रकार से हो सकता है? अधम होता है दो प्रकार से, एक तो जात्याधम और एक कर्मणाधम। तो जो जात्याधम होगा तो उसकी जो स्त्री होगी तो वो भी उसी कोटि में होगी। और जो कर्म से अधम होगा, जो कर्म से अधम होगा, तो कैसे कर्म से? स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है परंतु उसका सहन नहीं कर सकती है, पति नहीं कर सकती। इसलिए उसने अपने पति को अधम कहा कि तुम उस अधम के पास नहीं गई, उस अधम के पास नहीं गई थी। वो कारण देती है। इससे यह अर्थ व्यंग्यार्थ निकलता है कि तुम उस अधम के ही पास गई थी। क्यों? वो कारण देती है कि अगर तू स्नान करने के लिए जाती ना, निश्चेषच्युत चंदनम स्तनतटम, अगर तू स्नान करने के लिए जाती, कोई भी स्नान करता है तो वो पूरे शरीर को मलता है, और जब पूरे शरीर को मलेगा तो इसमें जो आया है कि निश्चेषच्युत चंदनम स्तनतटम, तट शब्द का प्रयोग आया है। तट को कहते हैं किनारे को। तो जो तेरे स्तनों के किनारे का अन्न था वो छूटा है। अगर तू स्नान के जाती तेरा संपूर्ण चंदन छूटता, इसलिए तू स्नान करके नहीं आई है, झूठ बोल रही है। और निर्मिष्ट रागोधरा, और जो तेरे
अधर का जो राग है, जो लालिमा है, वो मिट गई है। तो जो अधर की है, जो ऊपर होता है, उसकी नहीं, अधर का प्रयोग आया है इसमें। तो यहाँ पे इससे व्यंग्यार्थ निकला है, जब स्नान तो पूरे शरीर को मलता है, जब शरीर को मलता है तो संपूर्ण जो कुछ लगा रहता है। जी आवाज जी बहुत कट रही है आचार्य जी आपकी। हेलो आचार्य जी। आवाज आपकी बहुत कट रही है। जी सही से नहीं आ रही है। जी, आपकी आवाज कट रही है। अभी ठीक आ रही है महोदय, अभी जी ठीक है। सभी लोगों को कट रही है। जी अभी महोदय। बीच में कट जाती है गुरुदेव। जी जी हमेशा ही कटती रहती है बीच बीच में। जी गुरुदेव नहीं, जी आज कटी है महोदय। नहीं, अभी बहुत जी ज्यादा हमेशा, कट रही है। जी अभी भी सही नहीं आ रही है। अभी अब ठीक है। सही आ रही है। अच्छा अच्छा, वो नेटवर्क की वजह से हो जाती होगी बीच बीच में कभी कभी। अभी ये फरवरी के महीने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं फरवरी के महीने में चला जाऊंगा यहाँ से। ये जो नेटवर्क समस्या हो रही है ये अभी 2-4 दिन की है। जी ठीक जी है अब महोदय। आ रही है। जी शुरू कीजिए महोदय, ठीक है। जी जी जी, तो वो नायिका कह रही, नायिका के इससे व्यंग निकल रहा है, निर्मिष्ट रागोधरा। आप लोग सब लोग अनम्यूट कर लीजिए अपने को। निर्मिष्ट रागोधरा, जब कोई व्यक्ति अगर स्नान करता है तो संपूर्ण शरीर को मलता है, हाथ को, पैरों को, सबको। तो जो अधरोष्ठ का बताया गया है कि अधरोष्ठ का ही जो राग है वो छूटा हुआ है। अगर स्नान करती तो तेरे दोनों ओष्ठों का राग छूटना चाहिए था। इससे व्यंग निकलता है कि तू स्नान करने के लिए नहीं गई थी, उसी अधम के पास गई थी, मेरे प्रिय के पास गई थी, तू मेरे नायक के पास गई थी। क्योंकि और भी आप काम शास्त्र में जो वर्णन आता है तो उसमें भी जो वर्णन आता है अधरोष्ठ के ही चुम्बन का वर्णन आता है। इसलिए तू मेरे प्रिय के पास गई थी, उससे रमण करके आई है। तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, तूने मेरे जैसे सुहृद जन की पीड़ा को नहीं समझा है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। दूरम अनंजने, और इससे लगता है कि जो तेरे नेत्र का जो कज्जल है, जो कज्जल छूट गया है, और तेरा जो यम तब तन्वी तनु पुलकिता, और ये तेरा जो शरीर है वो पुलकित हो गया है। तुझे जो ये जितनी दशाओं का वर्णन किया गया है, ये सारी काम दशाओं का वर्णन किया गया है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे ये व्यंग्यार्थ निकलता है कि तू उसके पास गई थी और उससे तू गलत संबंध बना करके आई है, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। हे दूती मिथ्यावादिनी, तू झूठ बोल रही है कि मैं उसके पास नहीं गई थी। और यहाँ पे श्रृंगार रस की तो अनुभूति हो ही रही है। तो आचार्य मम्मट यहाँ कहते हैं, अत्र तदंतिकम एव रंतुम गतासी इति प्राधान्येन अधम पदेन व्यज्यते। आचार्य मम्मट कहते हैं कि यहाँ पे जो व्यंग्यार्थ निकलता है कि तू तदंतिकम एव रंतुम गतासी, तू उसके पास ही रमण करने के लिए गई थी। ये ऐसा कहां से व्यंग निकलता है? तो इति प्राधान्येन अधम पदेन व्यज्यते, ये प्रधानतया अधम पद से व्यंग्यार्थ निकलता है, क्योंकि यहीं पे मुख्यार्थ का वाद हो जाता है। क्योंकि कोई भी स्त्री अपने पति को अधम नहीं कह सकती है, इसलिए उसने इतना बड़ा अपराध किया तो उसने ऐसे शब्द का प्रयोग किया। अब मध्यम काव्य का लक्षण करते हैं आचार्य मम्मट।
अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम। अब यहां से आपको लेना है, अतादृशी से लेना है नतादृशी, अतादृशी से नतादृशी लेना है। कैसा? तो जो पूर्व लक्षण, पहले लक्षण किया था, इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्य वाच्यार्थ, जो किया था कि वाच्यार्थ से जहां व्यंग्यार्थ अत्यंत चमत्कारकारी हो तो वहां पर उत्तम काव्य होता है, और वैसा न हो जहां व्यंग्यार्थ, जहां वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ अत्यंत चमत्कारकारी न हो, अर्थात वो वाच्यार्थ से या तो दब जाए अथवा वाच्यार्थ के समान रहे, तो वहां पर अलंकारिकों ने मध्यम काव्य कहा है, और उसी को गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहा है। तो मध्यम काव्य के अंतर्गत आचार्य मम्मट ने उसको रखा है। तो आप इसको देख सकते हैं इसके स्लाइड में भी, और इसका आचार्य मम्मट वृत्ति में भी कहते हैं अतादृशी वाच्यार्थ अनतिशायिनी, वाच्यार्थ से अतिशायी ना हो, अत्यंत चमत्कारकारी ना हो, वाच्यार्थ से दबा हुआ हो। वाच्यार्थ जहां सहृदयों को आनंद की अनुभूति कराए, तो यहां पे उदाहरण देते हैं, यथा ग्राम तरुणम तरुण्या नववंजुल मंजरी सनाथकरम पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितराम मलिना मुखच्छाया। तो इसमें मैंने अन्वय कर रखा है इसका कि नववंजुल मंजरी सनाथकरम ग्राम तरुणम। एक इसमें भी आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा। यहाँ एक जो है, ये कोई ग्राम तरुण है, ग्राम का कोई गांव का एक लड़का है, और एक कोई नायिका है। वो जो गांव का लड़का है वो उसका प्रेमी है, वो उसे प्यार करती है नायिका। अब वो नायिका अपने घर में है, और पहले उसने संकेत दिया था कि मैं वहां पे मिलूंगी, अशोक की जो झाड़ी है वहां पे मैं मिलने आऊंगी, लेकिन वो वहां पे मिलने के लिए नहीं पहुंची। इसलिए वो जो गांव का लड़का है वो अपने सड़क पर घूमता हुआ अशोक की नए अशोक की मंजरी को दोनों हाथों में लेता हुआ सड़क पर जा रहा है। तो उस लड़के को उस नायिका ने देखा, अपने कमरे के खिड़की से देखती है वो कि वो अपने हाथों में नए अशोक की मंजरी को लिए हुए है। तो वो जैसे उसको देखती है, तो देखते ही उसके जो मुख की छाया है, मुख की छाया देखते देखते उसकी मलिन होती जा रही है। जैसे जैसे उसको वो देखती जा रही है, तो उसकी मुख की छाया मलिन होती जा रही है। नववंजुल मंजरी सनाथकरम ग्राम तरुणम, ऐसा जो गांव का तरुण है, गांव का लड़का है, तो उसको वो देखती है जिसके नई अशोक की मंजरी से दोनों हाथों में वो लिए हुए है। पश्यन्त्याह, ऐसी वो तरुण्याह, जो गांव की जो तरुणी है, जो नायिका है, वो देखते हुए उसकी पश्यन्त्याह तरुण्याह मुखच्छाया मुहुर्नितराम मलिना भवति, वो उसके मुख की छाया अत्यंत मलिन होती जा रही है। तो इसमें जो है, इसमें भी व्यंग्यार्थ निकलता है। आचार्य मम्मट कहते हैं अत्र वंजुल लता गृहे दत्त संकेता नागता इति व्यंग्यम गुणीभूतम तदपेक्षया वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात्। तो यहाँ पे जो वंजुल लता गृहे जो उसने दिया था कि वंजुल
बंजुल लता की झाड़ी में हम मिलने आएंगे, लेकिन वो जो दत्त संकेता जो नायिका थी वो वहां पर नहीं पहुंची। तो वो नायक, वो ग्राम तरुण है, वो अशोक की मंजरी को लेकर के वो दिखा रहा है, वो बता रहा है कि तुम झूठ बोली, तुम पहुंची नहीं, मैं तो वहां पर गया था, ये मैं प्रमाण दे रहा हूं तुम। तो ये वहां से ये व्यंग्य निकल रहा है कि तुम वहां नहीं पहुंची हो। तो ये जो व्यंग्य है, ये व्यंग्य चमत्कारकारी नहीं है। ये वाच्य जो चमत्कृति दे रहा है सहृदयों को, वो व्यंग्य उतनी चमत्कृति नहीं दे पाता है जितना आनंद यहाँ पे। जो आप दोनों अर्थों को रख लीजिए, वाच्य अर्थ को रख लीजिए और व्यंग्यार्थ को रख लीजिए, कि जिसने जो इससे व्यंग्य निकल रहा है कि जो संकेत दिया था नायिका ने कि मैं वहां पे बंजुल लता की झाड़ियों में आऊंगी, लेकिन वो नहीं पहुंची। तो अब उसे खेद हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है। उसने सोचा कि हम वहां पर नहीं पहुंचे हैं और ये हमसे बुरा मान जाएगा, बात नहीं करेगा, बोलेगा नहीं। तो ये सारी उसे जो चिंता है, वो चिंता के कारण उसकी जो मुख की छाया है वो अत्यंत मलिन होती जा रही है। तो ये यहाँ पे जो व्यंग्य है कि उसने संकेत दिया था, तुमने संकेत दिया था, तुम गई नहीं, मैं वहां पर देखो गया था। तो ये कोई चमत्कृति नहीं दे रहा है। जो चमत्कृति वाच्यार्थ से आ रही है, इसको पढ़ करके आ रही है, वो चमत्कृति इस व्यंग्य में नहीं है। और जो चमत्कृति अभी पूर्व में हमने उत्तम काव्य के उदाहरण में देखा था, अधम पद से आ रही थी चमत्कृति, वो वाच्यार्थ से नहीं आ रही थी वहां पे। तो वहां पे वाच्यार्थ अत्यंत चमत्कारकारी था, यहाँ पे वहां व्यंग्यार्थ अत्यंत चमत्कारकारी था, यहाँ पे व्यंग्यार्थ इतना चमत्कारकारी नहीं है। तो चलिए, ये रहा आपका मध्यम काव्य का लक्षण एवं उदाहरण, और इसके आगे कल ही करेंगे, क्योंकि बड़ा है, जो अधम काव्य का भी है, तो उसमें भी समय लगेगा, हो नहीं पाएगा, इसलिए कल ही करते हैं। और जो आप लोगों का समय है, अब आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो, कहीं समस्या हो रही हो समझने में, तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। गुरुजी, जो इसमें आपने बताया, इसमें व्यंग्य अधिक चमत्कारी नहीं है, वो एक बार दोबारा बता दो। जी जी, जो इसमें हम श्लोक पढ़ करके जो हमें अर्थ निकल रहा है, जो हम श्लोक को पढ़ रहे हैं, श्लोक का अर्थ है कि नव वंजुल मंजरी सनाथ करम ग्राम तरुणम, जो नई नई वंजुल की मंजरी से जिस सनात हैं, जिसके दोनों कर, ऐसा वो कौन है? ग्राम तरुण, जो अपने नए नए अशोक की मंजरी को दोनों हाथों में लिए हुए है, ऐसा वो ग्राम का युवा लड़का, और उसको पश्यंत्या तरुण्या मुख छाया, उसको देखती हुई तरुणी के मुख की छाया मुहुर नितराम अत्यंत मलिन होती जा रही है। जो हमें ये हमारा रहा वाच्यार्थ। इस वाच्यार्थ से जो हमें चमत्कार मिल रहा है, जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है, वो इससे नहीं आ रही है। जो इसमें बताया है, अत्र बंजुल लता गृहे दत्त संकेता नांगता, व्यंग्य इसमें ये निकल रहा है कि वो तरुण जो अशोक की मंजरी को लिए है, वो अशोक की मंजरी को दिखा रहा है कि तुमने जो संकेत दिया था कि वहां पर हम मिलेंगे, तो तुम वहां पर पहुंची नहीं, मैं वहां पर गया था। तो ये कोई चमत्कृति नहीं दे रहा है ये व्यंग्य। आया समझ में आपको? जी गुरुजी। जी, आप उसको दोनों अर्थों को देखिए और दोनों अर्थों को आप स्वयं में इसका जो है इसकी तुलना करिए, इसकी समीक्षा करिए कि इसमें कौन सा जो है आनंद की अनुभूति करा रहा है।
तो इसमें जो है कि व्यंग्य इसमें चमत्कारकारी है, वाच्य इसमें चमत्कारकारी है, इसमें क्या प्रमाण है? तो इसमें प्रमाण जो है सचेतसाम अनुभव प्रमाणम तत्र ही केवलम, इसमें सहृदय ही प्रमाण होते हैं। आप लोग स्वयं रस की अनुभूति करिए और स्वयं इसका निर्णय करिए कि इसमें व्यंग्य चमत्कारकारी है या वाच्य। जी, और एक किसी की जिज्ञासा? आचार्य जी बापिम यानी बावरी होती है, बावरी। जी जी जी, बावड़ी बावड़ी। अच्छा ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। जी जी। महोदय अधम का अर्थ क्या होता है? मतलब कि जो नायिका है अधम पद से पति के लिए किस संदर्भ में कह रही है, किस अर्थ में? अधम का मतलब होता है निकृष्ट, उसको जिसको निकृष्ट कह सकते हैं, नीच कह सकते हैं। अच्छा, मतलब कि जो हाँ। ये तो ये नायक को नहीं ना कह रही है, उनका जो व्यवहार है उस तरह का, जो जी। सहेली का उसको ना कह रही है व्यंग्य अर्थ में? नहीं, सहेली को नहीं कह रही है, वो अपने पति को कह रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो सहेली है ना, तो उसके पति के साथ में संबंध बना करके आई है। जी जी जी, तो उसको अपने पति को कह रही है। अच्छा, पति को अधम कह रही है। जी जी जी। तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो अधम का दोष है। जी जी जी। जब कोई अच्छा। गलत काम करता है ना, जी जी, कोई गलत काम करता है, निंदित कार्य करता है, तो उसको हम ऐसे ही शब्दों से बुलाते, उसके ऐसे ही शब्दों से उसको मतलब व्यवहार करते हैं। जी जी जी, मतलब कि प्रवाची शब्द उसको मतलब बोल सकते हैं, मतलब पति शब्द को ना कह के धर्म पति ना कह के उसको अधम शब्द का प्रयोग की है। जी जी नहीं जी का। जी जी। जी उसने धन्यवाद। गलत किया है ना, इसलिए किया है। जी 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 महोदय जी। स्फोट शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? स्फोट का? जी जी, स्फोट का ये होगा, जैसे कोई भी हम जैसे घट को ले लेते हैं, जी। घट शब्द को ले लेते हैं, तो घट में हम जो घट शब्द को, देखिए वैयाकरणों का अलग सिद्धांत है और जो दार्शनिक है उनका अलग सिद्धांत है। वैयाकरणों का जो है शब्द नित्यत्ववादी है वैयाकरण, वो शब्द को नित्य मानते हैं। जी जी, और जो दार्शनिक हैं जैसे नैयायिक हैं, वो अनित्य मानते हैं शब्द को। जी। शब्द हम किसको कहेंगे? जो हम लिखते हैं ना, जी जैसे हम घट लिखते हैं, जी। हमने घट लिख दिया, तो हम उसको शब्द कहेंगे क्या? तो वो शब्द नहीं है, वो तो एक लिपि है, वो तो एक चित्र है, आकार है, जो हमने बना दिया। जैसे जो चित्र बना रहता है ना, किसी का शेर का चित्र बना दिया, या मतलब किसी का गाय का चित्र बना दिया, घोड़े का चित्र बना दिया, तो पुस्तक में चित्र बना रहता है, तो वास्तविक में वो वस्तु वो नहीं होती है जी, वो पदार्थ वो नहीं होता है। जैसे गाय का चित्र बना है, तो पुस्तक में गाय है क्या? नहीं है ना, चित्र है। ऐसे ही जो शब्द का चित्र बना हुआ होता है, जैसे घट लिखा, एक हमने चित्र बना दिया, घ आ टा आ, तो इसमें 4 अक्षर हैं, 4 अक्षर आ गए इसमें घट लिखने में। तो ये 4 अक्षर, ये जो वर्ण हैं, ये हमें किसका ज्ञान कराते हैं? तो ये व्यंजक होते हैं किसके? शब्द के, घट शब्द के। हाँ, जो घट शब्द है वो शब्द नित्य है जी। हाँ, जो हमारे जो वर्ण है ये तो अनित्य हैं, ये तो मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं जी। तो इनसे हम किसको जानते हैं? शब्द को जानते हैं, शब्द को। जी। तो वो शब्द है, वो नित्य है, और वही शब्द हमें क्या करवाता है? वही शब्द हमें अर्थ की प्रतीति करवाता है। घट रूप अर्थ की प्रतीति वही नित्य शब्द करवाता है।
जी जी, तो वही जो नित्य शब्द है उसी को स्फुट कहते हैं। जी धन्यवाद। जी, वर्णों से तो हमें किसका वर्ण किसके व्यंजक होते हैं? स्फुट के। और जो स्फुट है, स्फुट जो व्यंजक होता है अर्थ का। अर्थ का। जी, स्फुट से हमें अर्थ की प्रतीति होती है। जी ठीक है, आ गया। जी जी धन्यवाद। आचार्य जी, ये जी जी बोलिए। मिथ्यावादिनी द्वितीय इसका मतलब? मिथ्यावादिनी दूती मतलब मिथ्या कहते हैं झूठ को, झूठ बोलने वाली दूती। झूठ बोलने वाली दूती। जी धन्यवाद। मिथ्या वदती इति मिथ्यावादिनी। जी, और अग्रिम कोई है? गुरुजी फिर ऐसे क्यों कहा जाता है शब्द गुण आकाशम? जी, शब्द गुणकम आकाशम जो है ना, जो शब्द है वो शब्द गुण किसका है? आकाश का। शब्द आकाश में रहता है। जी, तो जो शब्द आकाश में रहता है उसकी प्रतीति हमें किससे होती है? उसका उसकी जो हमें जो व्यंजक है उसका तो वर्ण ही है ना व्यंजक। और जो शब्द गुणकम आकाशम है ये नैयायिकों का सिद्धांत है, ये वैयाकरणों का नहीं है। हरिओम। गुरुजी हमारा वीकली टेस्ट कब होगा? जी गुरुजी जिस प्रकार से आपने कहा था साप्ताहिक टेस्ट लिया जाएगा। जी जी जी, जब ये पूरा हो जाएगा ना, कल इसको पूरा कर देंगे प्रथम उल्लास, इसके बाद आप लोगों का प्रथम उल्लास का टेस्ट लेंगे। जी गुरुजी। जी सर जी जी बोलिए। हमने 21 और 22 तारीख की क्लास ली नहीं है, तो FB पे ये मिल जाएगा ना आपका पिछली जी क्लास जी का? जी जी मिल जाएगा, अवेलेबल है FB पे। जी ठीक है, धन्यवाद। जी, उसके लिंक शेयर कर दूंगा, या आप उसको सर्च करिए, मेरे जी नाम से सर्च करिए, या फिर संस्कृत शिक्षा ग्रुप को सर्च करिए आप FB पे। जी ठीक है। और जो आप लोगों को समस्या हो रही है, ये अभी थोड़े गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए हो जाती है समस्या। ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, ये फरवरी के महीने में आप लोगों की सही हो जाएगी समस्या। जी, और भी कोई है या फिर समापन करें? समापन करो गुरुदेव। जी जी चलिए समापन करते हैं। जी महोदय, समापन के लिए कोई नहीं है अब। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यो धन्यवादाः। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय।